हेलो स्टूडेंट्स, मेरा सवस्थी आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायर सवस्थी में फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत, उसी में आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु और वैद्युत स्थिति पता। लेकिन यहाँ पर हम कहाँ निकालेंगे, हम आज हम निरक्षीय स्थिति, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत स्थिति पता लगेगा। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कैसे है, जैसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। देखो तो यहाँ पर तो माना आपका ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। आपका ए पर आवेश है प्लस की और बी पर कौन सा आवेश है, माइनस। अब आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ आपकी हो गई, इसलिए भी तक हम जानते हैं कि तो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, कितनी लेंथ होती है वहाँ से 2L, कितनी लेंथ होती है 2L। अब इसी ए बी वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र O। और इसी केंद्र O की अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, O की अनुप्रस्थ स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, और हमें इसी बिंदु P पे ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखो तो इसको करने के लिए हम पहले A को P से जोड़ दें, ठीक है, पूरी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो जब आपका ए से बी तक 2L है तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्मॉल एल, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल। और कितनी दूरी पर बच्चों, ये आपका बिंदु P है, या जो बिंदु P है या इस O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। अब बात सुनो, तो हम बच्चों यहाँ से ए से लेके P तक लाइन निकाल लें तो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा OPA त्रिभुज। देखो इस समकोण त्रिभुज क्या कह सकते हो आपसे, समकोण त्रिभुज APO में, APO में लगाओ पाइथागोरस, कैसे बोल रहे हैं उसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हमें AO पता है, हमें PO पता है, हमें निकालना क्या है AP। क्या निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है आपके, तो यह मान कितना एंगल है, थीटा। यहाँ कितना एंगल है, थीटा। यहाँ पर लंब है, कितना है 90 समय क्या होता है, कर्ण होगा, और थीटा समय क्या होगा, लंब होगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या है AP, तो AP स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा क्या है PO, तो PO स्क्वायर प्लस का AO स्क्वायर। AP कितना दिया गया, AP निकालना हमें, तो AP स्क्वायर हमें निकालना है। हमें PO दिया गया, B से O तक कितना दिया गया, R स्क्वायर प्लस AO कितना दिया L। तो बच्चों आप जब AP निकालोगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। AP निकल आ गया। तो बच्चों यहाँ जितना हमारा AP है उतना हमारा क्या होगा, PB। तो आप कह सकते हो AP बराबर VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमने लेंथ निकाली, यहाँ तक हमने इस लेंथ को मेजर कर लिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जेब कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जी बच्चों निकल गया है। अब बात और समझो, तो बच्चों ए बिंदु पर कौन सा आवेश, हम जहाँ पढ़ा था वैद्युत, उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ाते हो कि प्लस आवेश की वजह से किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उससे दूर होता है। हमने पढ़ा था वैद्युत रेखा, पढ़ा था कि प्लस आवेश की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, जबकि माइनस की वजह से उसी की ओर होता है, पढ़ा था हमने। अब यहीं पर देखो, तो इस ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश होने की वजह से इस बिंदु P पर जो इससे विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, यानी कि नाम दे रहे हम E1 वेक्टर। क्या नाम दे दिया हमने, E1 वेक्टर। जबकि V बिंदु पर माइनस क्यू आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा कहाँ की ओर होगा, उसी की ओर। जब क्या हो गया, E2 वेक्टर, चिकन डिश निकल गया। एक बार थोड़ा समझे ध्यान से। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, O की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और हमें इसी बिंदु P पे करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने यहाँ से AP निकाल लिया, हमने निकाल लिया P भी निकाल लिया। अब बच्चों हम बात करेंगे, तो पहले निकालें हम इस वजह से
तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर नाम दिया इसको हमने। तो क्या हो जाएगा, पढ़ा फॉर्मूला में E बराबर क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। पढ़ा था हमने, तो ये बात यहाँ पर देखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो Q/r², तो यहाँ पर r क्या है, ए से लेके पी तक, कितना हो जाएगा, अंडर रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल, तो E1 क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस l², समीकरण नंबर 6 मान लिया। ठीक है, अब जो बात करेंगे इस बारे से माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत की, लिख लेना बच्चों यहाँ से क्या लोगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर बराबर क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, हम यहाँ पर क्या रखते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं आवेश का परिमाण रखते हैं, क्या रखते हैं, आवेश का परिमाण, क्या होगा क्यू अपॉन अंडर रूट, वही बात होगी r² प्लस l² का होल स्क्वायर कैंसिल, तो E2 क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r² प्लस l², समीकरण नंबर। तो बच्चों E2 वेक्टर और क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r² प्लस l², समीकरण नंबर क्या होगा 2। अब बच्चों बात सुनो, क्योंकि जो हम देख तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर ये इनकी दिशा आपस में कैसी है, यह एक दूसरे के हम विपरीत ना करें, एक दूसरे यानी कि इनकी दिशा कैसी है, असमान है, यानी कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा असमान होने के कारण दिशा कैसे भिन्न है, तो E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा असमान होने के कारण क्या करेंगे, इसका घटकों में विभोजन, क्या किया हमने, घटकों में विभोजन। ठीक है, जब बच्चों ने घटकों में विभोजन कर लिया, अब एक बात समझो, यहाँ से हमने पढ़ा होगा अगर यहाँ पर कोण थीटा है, यहाँ पर कोण थीटा है और वही इस कोण पर पड़ी होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा, वही इस कोण पर में से थीटा बाहर का वाई कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा, वही बात यहाँ पर देखो थीटा एंगल वाई कोण 2 थीटा, वाई कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा, लेकिन हमने क्या किया, घटकों में विभेदन किया, तो डिवाइड हो जाएगा आधे आधे भागों में, नीचे कितना हो थीटा, कितना हो जाएगा थीटा। अब देखो ध्यान से, जब हमने घटकों में विभोजन किया तो क्या करेंगे, हमें पता है, एक बार सुनिए ध्यान से, यदि आपके पास यह परिणाम, इसे ए वेक्टर क्या आपका परिणामी है और कितने एंगल से, थीटा कोण से, हमने कहा कि आप इसमें क्षैतिज घटक व उद्घटक पहचान ली, तो जो थीटा यानी कि जो रेखा थीटा जुड़ी होगी वो कौन घटक होगा, कौन घटक हो, क्षैतिज घटक, क्या हो जाएगा जी, ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और आपका क्या है जी ऊर्ध्व घटक, तो क्या हो जाएगा जी, ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इस प्रकार की बात समझो, यदि आपके पास इस प्रकार से ए वेक्टर है, थीटा पहचान लोगे आप कि कौन सा, यानी कि जो रेखा दो यानी कि थीटा जिससे जुड़ा होगा या जो थीटा के नजदीक होगी, तो कौन घटक हो जाएगा जी, क्षैतिज घटक, ए कॉस थीटा क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, तो वही बात यहाँ पर है, जो क्या है, तो हमने देखा, तो देखो इसको देखिए पहले आप, इस एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक इतने को निकाला हमने, और जो कितना है E1 वेक्टर, कितना है E1 वेक्टर, तो कितना एंगल है, थीटा है, तो थीटा के जो नजदीक है तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर के लिए, E1 sin थीटा, और यहाँ पर तो इस एंगल को देखिए, यहाँ से रख दूँ इस एंगल इस प्रकार से, और ये हमारा है E2 वेक्टर, क्या हमारा E2 वेक्टर, एंगल थीटा बन रहा है, इस देखिए, तो थीटा यदि कौन है, ऊपर रेखा है, क्या हो जाएगी जी, परिणामी का क्या है, E2 परिणामी है, तो E2 cos थीटा, और ये और क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा,
अच्छी बात है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की असमान E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की असमान दिशा होने के कारण हमने इनका क्या किया, घटकों में विभाजन हमने किया। थीटा थीटा यहाँ पर वैस कोण फिर में से क्या देखा हमने, यहाँ पर कितना हो गया था 2 थीटा। जब घटकों में विभाजन हुआ तो ये थीटा हो गया, जब थीटा हो गया। ठीक है, देखा हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा था हमें, देखो थीटा नजदीक हमारा कौन घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, और कौन घटक हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा। अब हमने एंगल एक देखा इस प्रकार से, ये वाला एंगल थीटा एंगल है, थीटा के नजदीक है तो क्या हो जाएगी, ये वाली देखा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। घटकों में विभाजन किया हमने, घटकों में विभाजन हमने किया। तो आप समझे ध्यान से, इधर देखिए, देखो तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा की दिशा असमान होने के कारण घटकों में विभाजन करने पर, जब घटकों में विभाजन किया तो हमें देखने को क्या मिला कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में तो समान है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा लिखने, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, क्योंकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर जैसा असमान होने के कारण हमने घटकों में क्या किया, विभाजन किया। तो घटकों में विभाजन करने पर हमें देखने को मिला कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। तो इनका जो परिणामी होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। इनका परिणामी कैसा होगा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा के कारण इस बिंदु P पर जो इनका परिणामी होगा वो कैसा होगा, शून्य। कैसे होगा, देखो मान के चलो बच्चों, यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है 5 किलोग्राम का, कितने रखा हुआ है, 5 किलोग्राम का, कोई सरफेस पर सतह पर रखा हुआ। अगर हमने इसको एक बल लगाया, स्थल लगाया 10 न्यूटन का, एक व्यक्ति 10 न्यूटन पर लगा यहाँ पर लगा रहा, और एक व्यक्ति यहाँ पर लगा रहा, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। चूंकि यह दोनों बल कैसे हैं, परमाणु में समान है, परमाणु बल की क्वांटिटी 10 न्यूटन का दोनों तरफ है, लेकिन दिशा कैसे इनकी, विपरीत है। यानी कि इस 5 किलोग्राम पर दोनों तरफ विपरीत बल लगाया गया, वो बल कैसा है, परमाणु में तो समान है, दिशा में कैसा है, विपरीत है। तो इस कारण क्या इस पिंड की स्थिति में परिवर्तन होगा, क्योंकि इनका जो आप परिणामी निकालोगे 10 माइनस क्या 10 कितना आ जाएगा, 0। यानी कि तो इस कारण इस बिंदु इस 5 किलोग्राम का पिंड के 5 किलोग्राम के पिंड में कोई विस्थापन नहीं होगा, क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही बात यहाँ पर है कि आपका E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परमाणु में समान दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। तो इस कंडीशन में इनका परिणामी कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर बात देखो E1 cos E2 cos थीटा, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा परमाणु में भी समान है, दिशा में भी समान है। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परमाणु में समान है, दिशा में समान है, तो ये आपस में हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तब परिणामी क्या होगा, लिखने ना E1 cos थीटा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण में समान है, परमाणु दोनों में परमाणु व दिशा में समान है, अतः समान है, अतः ये आपस में क्या हो जाएंगे, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे, तब इनका परिणामी क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से कर देखो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से E1 कितना निकाला था हमने, यहाँ से कॉमन निकालो पहले, cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो E1 प्लस का E2 कॉमन निकाला हमने, क्या cos थीटा, क्या निकाला कॉमन, cos थीटा। तो E बराबर रखो मान, E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E2 भी कितना दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। cos थीटा बच्चों क्या है, cos थीटा वैल्यू निकालो यहाँ, cos थीटा की यहाँ निकालो, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आधार बटे कण, आधार क्या इसका कहीं से निकाल लो, आधार क्या है और L और बटे कण क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रखो यहाँ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा E बराबर, बच्चे एक बात सुनो, यह दोनों आपस समान है, तो क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, देखो यह x है प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, यह दोनों बराबर है, समान है, तो E बराबर हो जाएगा
2 इंटू लिखते हैं हम इसका एक्स प्लस एक्स हमारे पास क्या लिखते हैं हम 2x। इसी प्रकार से दोनों अपन समान एक दूसरे की, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणा कर दे इसका एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब देखो हमारे पास क्या ई बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और 2l, लिख सकते हैं हम क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l। देखो एक बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बंद कर दो। एक्स की पावर क्या है 1 है और एक्स की पावर क्या है रूट है, रूट एक्स है यानी कि 1/2। रूट एक्स क्या होता है 1/2, गुणांक घाते हैं जुड़ती हैं, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। वहीं यहाँ पर देखिए आप आर स्क्वायर प्लस की पावर 1 है और आर अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। चलो इतना हो गया बच्चों, हमने पढ़ा क्या है क्यू इंटू 2l क्या है, हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आउट, वैद्युत द्विध्रुव आउट पी बराबर क्यू इंटू 2l। रख सकते हैं वी बराबर, तो रख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है लीड की वजह से। ये बराबर क्या आ जाएगा ई बराबर आएगा, यहाँ ही लिख दे रहे हैं ई बराबर क्या आएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बच्चों क्या हो गया पी, तो पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब बच्चों एक बात सुनो, हम जानते हैं कि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत छोटा है। अब हमने आपसे कहा था पहले वीडियो में बताया दिया था हमने कि 2 3 से बहुत छोटा है, तो इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो अब और भी छोटा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि उनका अंतर कितना था, एक अंतर, तो वहाँ पर कितना हो गया 5 अंतर हो गया। तो यानी एल का मान आर के लिख देना यहाँ पर कि एल का मान आर के अपेक्षा बहुत छोटा है तथा इसका एल स्क्वायर इनका वर्ग भी इनके अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। तो इसे अतः ऐसे, तो एल क्या मान अतः ऐसे छोड़ने पर एल कैसा हो गया नगण्य हो गया, कैसा हो गया नगण्य हो गया, नगण्य शून्य मानने पर। तो रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी, एल नगण्य हो गया तो आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये आ गया हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, घात के ऊपर घात, घातों क्या होता है गुणा, तो 2r स्क्वायर इंटू 3/2, दो कैंसिल क्या बचेगा आर क्यू, तो ई बराबर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यू, पी अपॉन आर क्यू। बच्चे हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला किसके लिए आ गया निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, एक बार थोड़ा सा ध्यान सुनो क्या बताया था हमने माना, तो क्या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यू। जी हमारे किसके लिए होगी निरक्षीय के लिए, क्या लिखा था हमने पहले कि माना, भाषा लिखने का तरीका क्या है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र वो है ओ की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में आर दूरी पर बिंदु पे स्थित है और हमें इसी बिंदु पी पर करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु पर कौन सा आवेश माइनस क्यू आवेश है। हमने ए और बी के लिए निकाली नहीं लिखी थी हमारी, ए पे निकला था हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और जे भी निकला था पी भी कितना आ जाएगा कि दोनों आपस समान एक दूसरे क्या हो जाएगा, जे भी निकल के आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि प्लस क्यू आवेश कारण, हमने देखा था कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र होगा उससे दूर होगा, जबकि माइनस क्यू का कारण उसी की ओर होगा। ठीक है, निकाला हमने यहाँ से कितना आ गया था, E1 बराबर 1/4 पाई क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना आ गई थी E2 वेक्टर 1/4 पाई 0 क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने देखा कि आपका E1 वेक्टर लिख देना यहाँ से, क्योंकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर परमाणु में E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा असमान होने के कारण हमने क्या किया घटकों में वियोजन किया, घटकों में वियोजन। जब हमने घटकों में वियोजन किया तो हमें देख दो क्या मिला कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परमाणु में समान दिशा में कैसे हैं विपरीत हैं, तो इनका परिणाम कितना होगा 0 होगा। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परमाणु में समान और दिशा में भी कैसे हैं समान, तो अतः ये आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। इस बात नोट करना, लिख दिया हमने यहाँ पर कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परमाणु समान और परमाणु और दिशा में कैसे हैं समान, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे। तब इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E बराबर कॉमन क्या लिया हमने यहाँ से cos थीटा, E1 प्लस का E2
निकल के हमारा क्या आ गया था वहाँ से, E बराबर 1/4 P अपॉन आर क्यू, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, कुछ भी कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। बहुत एक बात आपने नोटिस की होगी, हमने निकाला था क्या, हमने निकाला किसके लिए, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या निकाला था हमने निकाला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू। बस एक बार नोट करो, तो हम अगर यहाँ से दो बाहर निकाल लें तो 2 इंटू 1 अपॉन किसके लिए बच्चों जी, अक्ष के लिए, अक्ष के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यू, p अपॉन आर क्यू, और किसके लिए निकला है बच्चों हमारे, निरक्ष के लिए, तो E अक्ष क्या हो जाएगा, इक्वल 2 इंटू ई निरक्ष, ई निरक्ष। तो आप क्या 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 कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति कितनी होती है, दोगुनी होती है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति कितनी होती है, दोगुनी होती है। जो बात क्लियर है। फिर यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करने के बावजूद भी बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।